स्टार्ट। सभापति जी, मेरा दुर्भाग्य है, मेरी मातृभाषा हिंदी है। अच्छा होता यदि मैं किसी अहिंदी प्रांत में पैदा हुआ होता, क्योंकि तब अगर हिंदी के पक्ष में कुछ कहता तो मेरी बात का ज़्यादा वजन होता। हिंदी को अपनाने का निर्णय केवल हिंदी वालों ने ही नहीं किया। हिंदी की आवाज़ पहले अहिंदी प्रांतों से उठी। स्वामी दयानंद जी, महात्मा गांधी या बंगाल के नेता हिंदी भाषी नहीं थे। हिंदी हमारी स्वतंत्रता के आंदोलन का एक कार्यक्रम बनी और 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत उसका समावेश किया गया। हमारे संविधान का जो पहला मसौदा बना उसमें अंग्रेजी के लिए 5 वर्ष की अवधि देने का तय किया गया था। हिंदी अंकों को अंतर्राष्ट्रीय अंकों का रूप दिया गया। राष्ट्रभाषा की जगह हिंदी को राजभाषा कहा गया। उस समय अहिंदी प्रांतों से हिंदी का विरोध नहीं हुआ था, लेकिन 15 वर्ष में हमने क्या किया? यदि 15 वर्ष में जैसा कि सभा ने निर्णय किया था और जैसा कि संविधान में लिखा गया था हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था होती तो फिर आज जो परिस्थिति पैदा हो गई है वह ना होती। लेकिन केंद्र तो मद्रास में हिंदी नहीं ला सकता था। मद्रास की सरकार ने हिंदी को अनिवार्य नहीं किया। अनिवार्यता हटा ली गई। परीक्षाओं में पास होना भी अनिवार्य नहीं रहा और वहाँ हिंदी की पढ़ाई एक हास्य बनकर रह गई। हमारे दक्षिण के 2 सदस्य बोले, उनका कहना है कि वे हिंदी के विरुद्ध नहीं हैं। दक्षिण के लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वे ईमानदारी से काम लें। कितने लोग हिंदी पढ़ रहे हैं और कितने लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं? क्या यह सच नहीं है कि हर वर्ष अंग्रेजी पढ़कर निकलने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है, हिंदी पढ़ने वाले लोगों की संख्या कम है? यह अनुपात हमेशा बना रहेगा। हम अपने को धोखे में न रखें। मैं किसी भी अहिंदी प्रांत पर हिंदी लादने के विरुद्ध हूँ। मद्रास में जो कुछ हुआ है उसने हमें बड़ा व्यथित किया है। लोकतंत्र की स्थापना के 15 वर्ष बाद हम अपने देश की भाषा के विरोध में जलकर मर गए। इससे बढ़कर लज्जा की बात और कोई नहीं हो सकती। दुनिया वाले हम पर हंसते हैं, लेकिन जो जलकर मर गए मैं उनकी भावना का आदर करना चाहता हूँ। यह बात अलग है कि वे हिंदी के विरोध में मर गए। सभापति जी, मद्रास में राजकाज हिंदी में नहीं चलेगा। मद्रास में शिक्षा हिंदी में नहीं चलेगी। कितने लोग केंद्रीय सेवाओं में आते हैं, ऐसे लोग भी जलकर मरे हैं जो अंग्रेजी नहीं जानते थे। उनके दिल में अंग्रेजी का प्रेम कहाँ से आया? आश्चर्य की बात यह है कि जो लोग जलकर मर गए उनकी जेब से चिट्ठी निकली कि वे हिंदी के लादे जाने के विरुद्ध जलकर मर रहे हैं। सारा शरीर जल गया मगर चिट्ठी नहीं जली। वह चिट्ठी बाद में रखी गई थी। इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि किसने लोगों को भड़काया और आत्महत्या के लिए प्रेरित किया। डीएमके के एक नेता मेरे साथ साउथ वियतनाम गए थे। वहाँ बौद्धों के जल मरने का दृश्य उन्होंने देखा। ताज्जुब नहीं है, वहाँ से प्रेरणा लेकर उन्होंने लोगों को निर्दोष लोगों को आत्महत्या जैसे बर्बर काम के लिए प्रेरित किया हो। हम नहीं चाहते कि हिंदी किसी प्रांतीय भाषा की जगह ले। अंग्रेजी जब तक चलेगी तब तक तमिल का विकास नहीं होगा, बंगाल समृद्ध नहीं होगा। अंग्रेजी केवल हिंदी की दुश्मन नहीं है। अंग्रेजी हर एक भारतीय भाषा के विकास के मार्ग में, हमारी संस्कृति की उन्नति के मार्ग में रोड़ा है। मगर मेरा कहना ही पर्याप्त नहीं है। अगर तमिल वाले यह नहीं समझते कि अंग्रेजी चलने से उनकी भाषा को योग्य स्थान नहीं मिलेगा तो मैं उन्हें समझा नहीं सकता। मैं उनसे एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप अंग्रेजी चलाना चाहते हैं तो चलाइए, अनादिकाल तक अंग्रेजी चलाइए। हम अंग्रेजी भाषा के खिलाफ नहीं हैं। अंग्रेजी बड़ी समृद्ध भाषा है, लोग उसे पढ़ें। और केवल लोग अंग्रेजी ही क्यों पढ़ें, फ्रेंच पढ़ें, रशियन पढ़ें। हमारे विद्यार्थी जो इन देशों में छात्रवृत्ति लेकर जाते हैं वे 6 महीने में उन देशों की भाषा का काम चलाओ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अगर वे शुरू से राजकाज शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में चलाना चाहते हैं तो चलाएं, मगर आचार्य विनोबा भावे का तीसरा सूत्र मान ले कि हिंदी प्रांतों में अंग्रेजी लादी नहीं जाएगी। एक बात इस आंदोलन से साफ
हो जानी चाहिए। और मैं सरकार से कहता हूं, जो हिंदी वाले नहीं हैं उनको संतुष्ट करने के लिए जो भी कदम उठाना हो आप उठाइए, लेकिन परमात्मा के लिए हिंदी प्रांतों पर अंग्रेजी लदी रहे इस स्थिति को छोड़ दीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक संशोधन को सूचना दी थी, उसमें जो विचार निहित है उसको मैं 2 शब्दों में रखना चाहता हूं। इस विवाद ने जिस तरह का स्वरूप धारण किया है, मैं समझता हूं कि मेरे मित्र श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने जब यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था तो शायद उन्हें इस बात की कल्पना नहीं होगी कि यह विवाद इस तरह का रूप धारण कर लेगा। जिस भावना से प्रेरित होकर यह प्रस्ताव सदन के सामने उपस्थित किया गया है, उसमें उत्तर और दक्षिण के बीच में कोई नया विवाद खड़ा करने की कल्पना नहीं है। हमारे देश ने 1000 वर्ष के पश्चात फिर से राजनैतिक एकता प्राप्त की है और एक एकता को बदमूल करने की आज आवश्यकता है। यह ठीक है कि एकता की यह भावना हमारी एक संस्कृति के आधार पर प्रतिष्ठित है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में यदि हम एकता को पुष्ट करना चाहते हैं तो हमें ऐसे पग उठाने पड़ सकते हैं जो कि आज की दृष्टि से आवश्यक प्रतीत हो। हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने कुछ वर्षों से दक्षिण में जाकर स्वतंत्रता दिवस मनाने का संकल्प किया है और संपूर्ण देश ने उनके इस निर्णय का स्वागत किया है कि वह वर्ष में एक बार नई दिल्ली से बाहर जाएं, किसी दूसरे प्रदेश में, और वहां की जनता को भी उनके प्रत्यक्ष संपर्क में आकर इस बात का अनुभव हो कि वस्तुतः हमारी जो एकता है वह अस्थायी एकता है, व्यवहार्य एकता जो कि क्षण प्रति क्षण हमारे अनुभव में आती है। मैं समझता हूँ लोकसभा के अधिवेशन को दिल्ली से बाहर रखने के पीछे भी यही भावना है। प्रश्न राजधानी को बदलने का नहीं है, राजधानी तो दिल्ली ही रहेगी। यहीं पर वह किल्ली गाड़ी गई थी जो ढीली हो गई, इसलिए यह दिल्ली हो गई। वह कील तो अभी तक गढ़ी है और उसको उखाड़ने का कोई प्रयत्न हो भी नहीं रहा है और करना भी नहीं चाहिए। प्रश्न तो केवल इतना है कि क्या हमारे लिए लोकसभा का एक अधिवेशन बंगलौर में या हैदराबाद में करना संभव है। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि जो विंध्याचल के उस पार के लोग हैं वे इस प्रकार के अधिवेशन का स्वागत करेंगे, और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वहां अधिवेशन करने में अनेक व्यावहारिक और आर्थिक कठिनाइयां हैं। स्टॉप दोस्तों, ये पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज़ के लिए डिक्टेशन थी, आप इसकी प्रैक्टिस करें। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए